हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ऑप्शनल चैप्टर है, इसका भी हम सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसे तो ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन हम नॉलेज के लिए इसको इसका सारा क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन है, तो एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है, कह रहा इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्वेश्चन में एपी जो दिया है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एपी दिया है 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें निकालना क्या है कि इसका पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा। विच टर्म मतलब कौन सा टर्म इसका होगा जो निगेटिव में आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि ये घटते जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी है, तो मतलब एक जगह ऐसा आएगा जहां घट करके वैल्यू 0 आ जाएगा और 0 के बाद भी फिर अगले स्टेप में वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो हमको बस वही मालूम करना है इस तरह से। तो फिर आगे चलते चलते बहुत सारा निगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन हमको फर्स्ट निगेटिव टर्म मालूम करना, मतलब कि इसका कौन सा टर्म निगेटिव होगा। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट nth टर्म इज द, हम मान लेते हैं कि इस एपी का जो nth टर्म है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है। अब फर्स्ट निगेटिव टर्म कहने का मतलब an जो होगा 0 से कम होगा। देखो an का वैल्यू 0 से कम होगा तभी तो निगेटिव होगा। देखो nth टर्म निकालना, बीच टर्म निकालना है, तो टर्म तो पॉजिटिव में हमेशा नंबर ऑफ टर्म जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का बात नहीं कर रहा, कह रहा है कि इसका निगेटिव टर्म कौन सा होगा, मतलब कौन से टर्म का, इसका कौन सा टर्म का जो वैल्यू, जैसे 113 आ रहा है तो ये प्लस में है सारा वैल्यू, कौन से टर्म का वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो कहने का मतलब जैसे a1 a2 ये सब पॉजिटिव में है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो nth टर्म है वो निगेटिव में है। तो nth टर्म निगेटिव होने के लिए उसका an का वैल्यू जो होगा 0 से कम होगा उस टर्म का वैल्यू। तो an बराबर फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे a दिया है, a 121, d हो जाएगा 117 माइनस 121। देखो ये डिक्रीजिंग एपी है, तभी इसमें पॉसिबल है कि कहीं जाकर के वैल्यू निगेटिव 0 भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो 117 में से 121 गया तो ये -4 आ गया। अब an का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, तो an का फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो यहाँ से a का वैल्यू रखेंगे और n का वैल्यू तो हम nth टर्म को ही निगेटिव मानने हैं, तो n माइनस 1 जो n का वैल्यू देगा वही आएगा, और d का वैल्यू है -4 लेस देन 0। ये आ गया 121 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 121 माइनस, इसको गुना कर देते हैं तो -4 और माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। अब 121 प्लस 4 125 आ जाएगा, -4 एन लेस देन 0। तो यहाँ से देखो 125 माइनस जो इसका वैल्यू आना चाहिए वो लेस देन 0 आना चाहिए। अगर दोनों साइड में जैसे लेस देन में भी वैसे ही अर्थमेटिक अलजेब्रा का यूज होता है, जैसे हम इक्वल में करते हैं। तो 125 इधर 125 लेस देन 4n। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि 125 और इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 125 बाई 4 लेस देन n। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 31, मतलब 4 और 1, तो यहाँ वैल्यू बचेगा 0.2। इस तरह से आ जाएगा 31.2। आगे भी कुछ आएगा 31.25, इस तरह से आएगा लेस देन n, मतलब कि n जो है 31.5 से 31.5 जो है लेस देन n, कहने का मतलब है कि 31.25 है लेस देन n से, मतलब कि n जो है ग्रेटर देन, अगर इसको उल्टा करेंगे तो n को वैल्यू ग्रेटर देन 31.25 होना चाहिए। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 31.25 होना चाहिए, तो n तो दशमलव में होगा नहीं, मतलब कि n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 32। ये अगर n का वैल्यू यहाँ पे 31.25 लेस देन n है, जो हम फॉर्मूला बनाए थे n लेस देन 0 था, तो उसमें आ रहा है कि n जो है ग्रेटर देन 31.25 होना चाहिए। तो 31.25 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा होगा, तो 32। इसका 32th टर्म जो होगा वो निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। दिया क्या है, इसमें सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। द सम ऑफ थर्ड टर्म कहने का मतलब A3 और सेवंथ टर्म दोनों का सम, तो A3 प्लस A7 दिया है 6, एंड देयर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मतलब A3
देयर प्रोडक्ट मतलब जो टर्म पहले करा उसी दोनों का प्रोडक्ट, तो A3 इंटू A7 इक्वल टू 8 दिया है। निकालना क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। तो सबसे पहले तो AP निकालेंगे, उसके बाद उसका 16 टर्म का सम निकालेंगे। तो AP निकालने के लिए A और D चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर A3 प्लस A7 बराबर 6 है तो यहाँ A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, A7 को A प्लस 16 इक्वल टू 6। अब 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे A प्लस 4D बराबर आ जाएगा 6/2 मतलब 3। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गया A प्लस 4D बराबर 3 आ गया, एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट 8 है, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा A3 इंटू A7 बराबर 8। तो A3 का फिर उसी तरह से A प्लस 2D और यहाँ से A प्लस 6D बराबर 8। तो या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तब, या फिर यहीं से हम इसी को A को D के टर्म में लिखें, तब यहाँ से D A को लिख सकते हैं 3 माइनस 4D, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू हम रख देंगे ये वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 4D प्लस 2D और 3 माइनस 4D प्लस 6D। इससे कैलकुलेशन इजी हो गया, या फिर हम यहाँ पे गुना करते हैं उसके बाद A का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से देखो तो 3 माइनस 2D बचा और ये 3 प्लस 2D आ गया। तो ये डायरेक्ट आ गया A माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला में। अब A माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A स्क्वायर कहने का मतलब 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब 2D का होल स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से आ गया 9 माइनस 4D स्क्वायर बराबर 8। अब माइनस 4D स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9, तो माइनस 4D स्क्वायर बराबर आ गया -1। यहाँ से D स्क्वायर बराबर 1/4, माइनस माइनस तो कैंसिल आ जाएगा। अब D स्क्वायर बराबर 1/4 तो D बराबर रूट ओवर 1/4। अब देखो तो रूट में वैल्यू दोनों कंसीडर करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म रहता तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेते। अब D का वैल्यू हम जानते हैं जो सार बनकर आता है वो पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से D का वैल्यू हम दोनों को कंसीडर करके एक AP बना लेंगे और A का वैल्यू इफ D इक्वल टू 1/2। तो A इक्वल टू लिखे थे 3 माइनस 4D, यहाँ से A को लिखे थे 3 माइनस 4D। तो अगर D इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 3 माइनस 4 इंटू 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 3 माइनस 2 इन 4, ये से 2 बार में कट जाएगा 1। तो कह रहा है कि AP निकल गया। अब कह रहा है कि अगर AP D निकल गया तो हमको इसका 16 टर्म का सम निकालना है। तो A मालूम है D मालूम है और 16 टर्म का सम मतलब S16 आ जाएगा। तो S16 बराबर 16/2 n/2 इंटू 2A। A का वैल्यू 1 आया है प्लस n-1 मतलब 16 माइनस 1 और D का वैल्यू 1/2। तो ये पुट करके निकालेंगे। दोनों D का दो अलग अलग वैल्यू आया तो दोनों वैल्यू को कंसीडर करेंगे, दोनों वैल्यू से भी आंसर हो सकता है। अगर D माइनस 1/2 लेंगे तो A का वैल्यू चेंज आ जाएगा A माइनस 4 इंटू माइनस 1/2। मतलब इस तरह से दो AP हो सकता है। तो 3 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा प्लस 4 इंटू 1/2। तो यहाँ से 3 प्लस 2 यहाँ आ गया वैल्यू 5। तो इससे भी S16 इसका भी हो जाएगा S16 16/2 इंटू 2। यहाँ पे A का वैल्यू 1 लिए थे, यहाँ पे A का वैल्यू 5 लेंगे प्लस 16 माइनस 1, यहाँ पे D का वैल्यू 1/2 तो यहाँ पे D का वैल्यू -1/2। अब ये दोनों को सोल्व कर लेते हैं। S16 बराबर 8, ये आ जाएगा 2 प्लस 15 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2 प्लस 15 इंटू 15/2 आ जाएगा 7.5। 2 में से 7.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9.5। ये आ जाएगा 8×5 40, 9×72 76, मतलब 176 आ गया। अब दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा 16 टर्म का सम जो आएगा 8 5 दूनी 10 प्लस 15 इंटू -1/2। तो यहाँ से आ गया 8 10 माइनस 15/2। तो ये आ जाएगा -7.5 और यहाँ से 8 से 10 में से 7.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.5 25 80 200। तो एक का सम आएगा 20 और दूसरे का सम आएगा 76। तो ये दोनों का सम 16 टर्म का सम आ गया। क्योंकि दो D का दो अलग अलग वैल्यू आया था तो दोनों D से हम अलग अलग AP बना और अलग अलग AP बना तो दोनों का सम भी अलग अलग आएगा। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा कि ए लेडर हैज रंग्स। रंग्स मतलब जो चढ़ने वाला बनाता है। वो कह रहा है कि
25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कह रहा है दो इसका जो रंग से जो चढ़ने वाला है एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है। देखो ये दिया हुआ मतलब दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। कह रहा है कि उसके बाद जो इसका लेंथ है, रंग का लेंथ है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है। यूनिफॉर्मली जहां पे डिक्रीज इंक्रीज करेगा मतलब एपी बनाएगा। तो यहाँ से मतलब अगर इसमें 2 सेंटीमीटर माइनस होता है तो अगला में भी ये 2-2 सेंटीमीटर माइनस होते जाएगा। यूनिफॉर्मली डिक्रीज करने का मतलब यही है। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग में 45 सेंटीमीटर नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर जाते जाते जो टॉप रंग होता है उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर हो जाता है। अब कह रहा है कि टॉप इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। कह रहा है टॉप और बॉटम रंग्स के बीच का डिस्टेंस जो है 2.5 मीटर है। ध्यान रहे कि यहाँ सब सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो ये 2.5 मीटर है। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। कह रहा टोटल रंग बनाने के लिए जहाँ पे 45 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ है और 25 सेंटीमीटर तक गया है, तो ये सारा टोटल रंग्स बनाने के लिए कितना लेंथ रिक्वायर होगा। तो एक रंग का लेंथ प्लस दूसरे रंग का लेंथ प्लस तीसरे रंग का लेंथ, इस तरह से ऊपर वाले रंग का लेंथ ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। तो एक रंग का नीचे वाले का पता है, ऊपर वाले का पता है, तो यहाँ पे यहाँ एपी बन रहा है, यहाँ से डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली लिखा हुआ मतलब एपी बन रहा है। तो इसको हम पहला अगर ए माने, ए बराबर 45 सेंटीमीटर, तो और A1 बराबर 45, इसको 1 से स्टार्ट करें तो इसका लास्ट में AN बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो हमको नंबर पता नहीं है कि ये कहाँ से इसके बीच में टोटल कितना रंग्स इस तरह का है। तो अगर हमको पता चल जाएगा, एक एपी बनाएगा, अगर हमको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं तो SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन, एन पता हो जाएगा तो इसका टोटल का सम निकाल सकते हैं। एपी बनाएगा तो यही सब एपी बना रहा है तो ये सब का सम टोटल लेंथ देगा। तो हम टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स कितना दिया हुआ 2.5 मीटर। 2.5 मीटर कहने का मतलब 5/2, सबको एक यूनिट में ले आएंगे तो 5/2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 250 मीटर, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस जो है 250 है। तो देखो तो ये वाला डिस्टेंस 250 है और दो गो के बीच डिस्टेंस 25 है, तो टोटल नंबर ऑफ रंग होगा जो टोटल डिस्टेंस बाई डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स। अब टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो आएगा, देखो टोटल 250 मीटर है, 250 सेंटीमीटर है और एक दो के बीच है 225 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से फिर 25 सेंटीमीटर पे दूसरा रंग स्टार्ट होगा, फिर इसके 25 सेंटीमीटर पे तीसरा रंग स्टार्ट होगा। इस तरह से कहाँ ये 25-25 को कितना बार ऐड करेंगे कि टोटल 250 आ जाएगा, या फिर 250 में से हम 25 को डिवाइड कर दें वही बात आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रंग बराबर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बाई टोटल डिस्टेंस बाई दो रंग के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रंग्स। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 250 और एक दो लगातार रंग्स के बीच का डिस्टेंस है 25, तो यही n जो होगा 10 आ जाएगा। n का वैल्यू, क्योंकि हम माने हैं कि एपी में n टर्म है, n टर्म कौन सा है, जो लेंथ है उसको हम माने हैं। तो लेंथ में मतलब कि अगर A1 45 है तो AN जो होगा 25 था, इसको हम पहले ही लिखे थे कि A1 से स्टार्ट किए, तो हम टोटल मान लिए हैं कि 10 रंग, n का वैल्यू जो है इसमें टोटल कितना आ रहा है 10 रंग आ रहा है, तो टोटल का सम निकालेंगे। अब एपी कैसे बनेगा, एपी A1 पता था 45 और AN पता है 25, लास्ट वाले का 10 रंग है और n का वैल्यू 10 है, तो S10 निकालेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ रंग आ जाएगा। तो S10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू ए प्लस एन, यहाँ पे एन मालूम है तो यही शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 10/2 आ जाएगा 45 प्लस 10, तो 5 इंटू 55, ये 5×5=25, 5×5=25, 2 27, मतलब S10। तो टोटल लेंथ ऑफ रंग जो आया
रंग्स वो आ जाएगा 275 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। देखो ये सारा था 45 था, 25 था, ये सारा लेंथ ही था। तो हम एक लेंथ को जोड़ करके एक एपी बन रहा था। एपी क्यों बन रहा था? यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा था, तो एपी बन रहा था। तो टोटल 10 था, तो 10 का हम सम निकाल लिए। तो जितना जितना रंग्स बनेगा सबका टोटल लेंथ आ जाएगा 275 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर चौथा बना लेते हैं। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कह रहा है कि कोई एक रो में जितना भी घर है उसको 1 से 49 तक नंबर किया गया, मतलब पहला घर को 1 माना गया, दूसरा घर को 2, इस तरह से 49 तक नंबरिंग किया गया है। सो डेट देयर आर, ये कैसे 1 2 से स्टार्ट हो रहा है और कितना तक गया है 49 तक, एक रो में स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सब में डिफरेंसेज एक है, मतलब एपी में बन रहा है। अब क्या कह रहा है कि सो डेट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है सो डेट, ऐसा दिखाना है कि एक वैल्यू है एक्स, जिससे कि सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस। कह रहा है कि नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। कह रहा है कि कोई एक ऐसा हाउस है जिसका नंबर एक्स है, तो हम मान लेते हैं कि इसके बीच में कहीं एक्स है। अब एक्स का वैल्यू इस तरह से होना चाहिए कि कह रहा है सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस, जो इसके पहले जो हाउस है, इसके पहले जो हाउस है, टोटल हाउस कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम, इसके पहले, इसको ले करके नहीं, इसके पहले तक का सम। तो इसके पहले तक का सम अगर ए एक्स है तो इसके पहले जो नंबर होगा एक्स माइनस 1 होगा, इसके बाद वाला नंबर होगा वो होगा एक्स प्लस 1। जैसे घर का लगातार हम एक एक बढ़ा करके नंबरिंग कर रहे हैं, तो अगर कहीं एक्स घर होगा, हम किसी घर का नंबर एक्स मानेंगे, तो उसके पहले वाला उससे एक कम होगा और उसके बाद वाला उससे एक ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि एक्स का वैल्यू मतलब एक्स नंबर इस तरह से है कि इसके पहले वाले सारे घर का सम, पहले वाले सारे घर का सम नहीं, मतलब सारे घर के नंबर का सम। क्या कर रहा है? तो सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, मतलब जिसका नंबर एक्स है, जिस हाउस का नंबर एक्स है, उसके पहले वाले सारे हाउस का सम, हाउस के नंबर का सम इज इक्वल है, किसके इक्वल है? टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट। फॉलोइंग इट कहने का मतलब बाद वाले, उसके बाद वाले, तो बाद वाले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक 49 तक जाएगा। कह रहा है कि इसके पहले वाले जितना घर है उसका सम और इसके बाद वाले जितना घर है उसका नंबरिंग का सम दोनों बराबर है। तो इसके पहले वाले घर कितना हो गया? देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ, x माइनस 1 तक गया, जैसे 1 से 25 तक है। तो इसमें हमको पता रहता है कि 1 से अगर जितना तक लिखा जाए उतना ही नंबर होता है। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे x माइनस 1, इस तरह से दो एपी बन रहा है, 1 2 3। ये कह रहा है कि इसका सम, और दूसरा एपी कौन सा बन रहा है? x प्लस 1। ये आगे उसी तरह से बढ़ते जाएगा, x प्लस 2, ये एपी 2 हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा। तो इस तरह से दो एपी बन रहा है और दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो अब इसमें देखो तो a का वैल्यू 1 पता है, d का वैल्यू, d एक एक घर का एक एक अंतर है तो 1 हो जाएगा, प्लस में होगा। और n का वैल्यू हमको इसमें पता है 1 से, जैसे 1 से 25 तक में टोटल 25 संख्या होता है, तो यहाँ पे 1 से नंबरिंग 1 से स्टार्ट है और x माइनस 1 तक है, तो नंबर जो हो जाएगा x माइनस 1 होगा। अब ये दूसरा वाला एपी में स्टार्ट a पता है x प्लस 1, d पता हो जाएगा 1, लेकिन इसमें जो है, इसमें हमको पता ही नहीं है कि टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था? टोटल जैसे मैथमेटिकल टोटल 49 घर था और यहाँ से यहाँ तक टोटल आ गया x माइनस 1, सॉरी यहाँ से यहाँ तक x तक ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक x हो गया, इसके बाद वाला, तो ये जो वैल्यू बचेगा ये 49 माइनस x हो जाएगा। मतलब कि अगर 1 से 50 तक नंबर है, तो अगर हम 25 तक काउंट कर लिए तो 25 के बाद से मतलब 26 से 50 के बीच में कितना संख्या होगा? तो हम 50 में से, मतलब कि टोटल 50 में से जितना तक हम लिख लिए हैं उसको घटा देंगे, तो वही वैल्यू किए हैं कि यहाँ 1 से स्टार्ट है 49 तक गया है। तो इसमें हमको कितना नंबर है हमको पता नहीं था, तो यहाँ पे पता करने के लिए क्या किए हैं कि टोटल नंबर हमको 49 पता है, कि 1 से लेकर के 49 पता है, और इसके पहले कितना है? x घर है, तो इसके बाद कितना होगा? टोटल 49 है और उसमें से x घटा देंगे, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो हो जाएगा 49 माइनस x हो जाएगा। इसको दूसरे एपी n का वैल्यू 49 माइनस x हो गया।
तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि इधर वाले एपी क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि जो ये वाला एपी एक्स के पहले वाले का सम जो है, तो इसका सम कितना नंबर है एस एक्स माइनस 1 और इधर कितना है तो एन का वैल्यू 49 माइनस एक्स। दोनों फ्रॉम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स के पहले वाले जितना घर का संख्या है उसका सम बराबर है एक्स के बाद वाले जितना घर का संख्या है। तो एक्स के बाद वाले कितना घर बचा 49 माइनस एक्स। तो फ्रॉम क्वेश्चन दोनों को कह रहा है कि एस एक्स माइनस 1 बराबर है एस 49 माइनस एक्स के। तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। एस 49 इधर वाले का टर्म निकालेंगे तो ये वाले एपी को लेंगे और इधर वाले का टर्म निकालेंगे तो ये वाले एपी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से देखो अब एस एक्स माइनस 1 तो एक्स माइनस 1 किधर है इधर है। तो यहाँ पे a1 अब देखो तो इसमें an अगर मानेंगे an जो मानेंगे तो ये पहला जो या फिर an नहीं मान करके इसको लास्ट टर्म मानेंगे इस एपी का, वो हो जाएगा x माइनस 1 और इस एपी का लास्ट टर्म हो जाएगा l जो 49 हो जाएगा। तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे ध्यान रख के निकालना है। तो s x माइनस 1 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 इंटू a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और इसको अगर इसको L1 और L2 भी हम मान सकते हैं, पहले वाले एपी का या दूसरे वाले एपी का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 49 माइनस एक्स बाई 2 इंटू a प्लस L2। यहाँ पे L1 L2 अलग अलग मतलब कि दोनों का यहाँ पे A1 A भी हो सकता है, A1 A को A1 A1 तो दोनों में रहेगा, मतलब A1 को हम पहला टर्म से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 बाई 2 और a का वैल्यू 1 है, इधर साइड से x माइनस 1 इधर है और L1 का वैल्यू जो है x माइनस 1। अब ये दूसरा वाले एपी को इधर साइड से वैल्यू लेंगे तो 49 माइनस एक्स बाई 2, इधर का वैल्यू a का वैल्यू है x प्लस 1 और प्लस L2 का वैल्यू है 49। तो यहाँ से अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो दोनों बराबर है तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और यहाँ पे 1 से 1 भी ब्रैकेट के अंदर वाला कैंसिल हो गया, मतलब इधर क्या बच रहा है x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में x, यहाँ पे 49 माइनस एक्स इंटू इधर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 49 प्लस 1 50 आ जाएगा। अब ये दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x से मल्टीप्लाई करते 49x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू 5 आ जाएगा 245, मतलब 2450 माइनस 50x। अब इसको सोल्व कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2450, सबको एक साइड लेके चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2450 बराबर 0। अब यहाँ से देखो प्लस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच गया 2x स्क्वायर माइनस 2450 बराबर 0। बस यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2450, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2450 बाई 2 तो 1225। अब x बराबर आ जाएगा रूट ओवर 1225, तो x बराबर प्लस माइनस 35। माइनस वैल्यू कंसीडर तो करेंगे नहीं क्योंकि 1 से हम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं और कोई सा भी घर का संख्या 1 से 49 के बीच में 35 होगा। तो मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू 35 होगा। बस हमको यही पे बस यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें कह रहा है कि x जहाँ पे मार्क है उसके पहले x जिस घर पे मार्क है उसके सारे पहले वाले घर का सम इक्वल टू है उसके बाद वाले सारे घर के सम के। तो बस यहाँ से देख रहे हैं कि दो अलग अलग एपी बन जा रहा है और इसमें हमको पता था 1 से स्टार्टिंग था तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ टर्न पता था कि x माइनस 1, लेकिन इसमें पता नहीं था। तो इसमें पता नहीं था तो देखो तो इसको कैसे पता किए कि टोटल 49 घर है और उसके पहले x घर है, तो x घर के बाद कितना घर बचेगा तो 49 माइनस एक्स, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म जो आ गया 49 माइनस एक्स। और उसके बाद दोनों को बराबर कर दिए, बराबर करते टाइम यहाँ पे एपी अलग अलग नहीं लिखे हैं तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब ये वाला टर्म को लेंगे तो इधर वाला ए और डी लेंगे, ये वाला टर्म को लेंगे तो इधर वाला ए और डी को कंसीडर करेंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps each of which is 50 meter long and built of सॉलिड कंक्रीट। कह रहा है कि ईच स्टेप का जो लंबाई है
सीढ़ी बन रहा है। सीढ़ी कैसे बन रहा है कि लंबाई है 50 मीटर, देखो 50 मीटर सब क्या है, एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड ईच स्टेप है जो राइज ऑफ राइज स्टेप। सीढ़ी कैसे बना रहता है, जैसे देखो इसका ऊपर वाले को कंसीडर करते हैं तो इस तरह से सीढ़ी रहता है, इस तरह से कुछ सीढ़ी रहता है। तो ये वाला तो कितना दिया है, अब इसके ये भी रहेगा, फिर इसके बाद नीचे चला जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, यहाँ से भी नीचे जाएगा, ये वाला आएगा, इस तरह सीढ़ी रहता है। तो देखो तो इसमें दिया है कि इसका ईच स्टेप का सीढ़ी में ये लेंथ दिया है, ये वाला तो पता है 50 मीटर होगा तो हर सीढ़ी का बराबर होगा। और ये वाला क्या कर रहा है कि जो नीचे से इसका बगल में देखो ये वाला वैल्यू जो दिया हुआ है ईच स्टेप है जो राइज, राइज मतलब जितना ऊंचा है, सीढ़ी ऊंचा रहता है तो राइज को कितना दिया है 1/4 मीटर। और कह रहा है ट्रेड, ट्रेड मतलब जो इसका कटा कटा रहता है उसका जो उसका लेंथ है वो हाफ मीटर है। तो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, कह रहा टोटल वॉल्यूम इसमें टोटल कितना कंक्रीट लगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि एक स्टेप को बनाने में कितना कंक्रीट लगा, उसी तरह से निकालेंगे दूसरे स्टेप को बनाने में। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे तो देखो तो ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ था, जो उठा हुआ वैल्यू था ये वाला, यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो आएगा ये कितना है, जो उठा हुआ राइज मतलब ये 1/4 है ना, नीचे से राइज होगा ऊपर से डाउन होगा तो ये 1/4 मीटर। और ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू ये जो आगे निकला हुआ है ट्रेड मतलब जितना जितना आगे निकला हुआ है या फिर नीचे से कंसीडर करेंगे तो जितना जितना कटा हुआ, तो ये वाला वैल्यू जो है 1/2 है। तो अब एक सीढ़ी का हम कंसीडर करते हैं, एक स्टेप का कंसीडर करते हैं। तो देखो तो एक स्टेप कैसे बन रहा है, इस तरह से ये एक क्यूब जैसा बन रहा है, मतलब इसमें लेंथ भी है हाइट भी है और ब्रीथ भी है। तो लेंथ ये 50 है यहाँ पे, और ये वाला जो हाइट है एक सीढ़ी का, इसके आगे दूसरा सीढ़ी आएगा, ये कितना है, ये वाला हाइट, हाइट कहने का मतलब इसका राइज, तो राइज है 1/4 मीटर। और एक स्टेप कटा कितना है 1/2, मतलब ये 1/2, फिर इससे आगे बढ़ेगा तो 1/2 फिर बढ़ेगा, सिमिलरली होगा। तो हम मान लेते हैं कि कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ वेट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेप मतलब ये स्टार्टिंग से यहाँ स्टार्ट किए हैं तो ये जो हो जाएगा L × B × H हो जाएगा, क्योंकि एक कुबाइड बन रहा है। तो कुबाइड में लेंथ कितना है, लेंथ 50 है। ब्रेथ जो है, ब्रेथ मतलब इसका चौड़ाई, और हाइट मतलब इसका राइज, तो राइज दिया हुआ है 1/4 और ब्रेथ है 1/2। तो पहला का ब्रेथ हो जाएगा इसको ऊपर से देखना है, पहला का नीचे जैसे जैसे जाएगा सबका ब्रेथ बढ़ते जाएगा। तो ब्रेथ है 1/2 और हाइट जो है 1/4 है। तो इसको ये आ जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 25/4। फिर उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, उसी तरह से सेकेंड स्टेप के लिए, अब सेकेंड स्टेप में देखो तो लेंथ तो वही रहेगा, सीढ़ी जैसे ये जितना लंबा है उतना लंबा भी यही रहेगा, तो लेंथ सेम रहेगा, लेंथ कितना हो जाएगा 50। अब ब्रेथ देखो तो, अब ब्रेथ यहाँ से कंसीडर करेंगे, एक सीढ़ी तो इतना तक में कंप्लीट हो गया, जैसे देखो एक सीढ़ी तो यहाँ से यहाँ तक में कंप्लीट हो गया, मान लो इसको, तो इसका अगला सीढ़ी का जो आएगा, ये जो अगला घनाभ जो बनेगा इस तरह से देखो, इसमें जो ब्रेथ होगा लेंथ सेम ही रहेगा, हाइट भी सेम रहेगा, लेकिन ब्रेथ में उतना और जुट जाएगा, मतलब ब्रेथ जो हो जाएगा 1/2 + 1/2। और हाइट, हाइट तो सब सीढ़ी का सेम ही रहता है, ब्रेथ मतलब जो आगे आगे निकला रहता है नीचे आने तक बढ़ते जाता है तो वो सब ऐड होते जाएगा। हाइट है 1/4, तो यहाँ करेंगे 50 × हाफ हाफ 1 हो जाएगा, 1 × 1/4, तो यह आ जाएगा 50/4। उसी तरह से अगर थर्ड स्टेप का निकालेंगे,
वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 50 सेम रहेगा। अब थर्ड स्टेप में मतलब 3 इंटू, देखो सेकेंड स्टेप में 2 इंटू 1/2 दुगना बढ़ जाएगा, थर्ड स्टेप में जितना ब्रेथ था उसका तिगना बढ़ जाएगा, 3 इंटू 1/2 इंटू 1/4, तो ये 25 से कट जाएगा मतलब 75/4। इस तरह से हमको टोटल 15 सीढ़ी का 15 स्टेप का निकालना है कि 15 स्टेप में वॉल्यूम कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि सब एक एपी बना रहा है क्योंकि सब में इक्वल इक्वल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहला क्या लिखे हैं, एपी कैसे बन रहा है, पहला हो रहा 25/4, दूसरा 50/4, तीसरा 75/4, इस तरह से डॉट 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 कितना तक जाएगा, तो 15 स्टेप तक जाएगा। अब हमको निकालना है कि टोटल वॉल्यूम कितना लगेगा, तो पहला सीढ़ी को बनाने में इतना, दूसरा को इतना, तीसरा को इतना, तो टोटल को निकालने में हम S15 निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है S15 इक्वल टू 1, तो यहाँ से A का वैल्यू 25/4 और D का वैल्यू 50/4 माइनस 25/4, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 50 में से 25 गया, डी का वैल्यू भी 25/4 आ रहा है, तो S15 आसानी से निकल जाएगा। अब S15 बराबर 15/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू 25/4 प्लस n-1, 15-1, डी का वैल्यू भी 25/4, यहाँ से आ जाएगा 15/2, ये आ जाएगा 50/4 प्लस 14 इंटू 25/4, तो यहाँ से आ गया 15/2 है, यहाँ पे 50 प्लस 14 इंटू एलसीएम 4 ले लेंगे, तो 25 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, 350, तो अब इसको S15 15/2 इंटू 400/4, ये 100 बार में कट जाएगा और ये 50 बार में, तो ये कितना आ गया 750। सबका लेंथ ब्रेथ सब मीटर में दिया हुआ था, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो आ जाएगा, मतलब कि टोटल वॉल्यूम फोर ऑफ कंक्रीट फॉर टेरेस के लिए टोटल वॉल्यूम कंक्रीट का जो आ जाएगा वो S15 के बराबर होगा, और S15 आया 750, मतलब 750 मीटर क्यूब। तो ये एपी का लास्ट क्वेश्चन था। अगले एक्सरसाइज में हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो ज्योमेट्री स्टार्ट होता है।